राजवंशी नगर हनुमान मंदिर सबसे पहले नितिन नवीन जाएंगे, उसके बाद अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उन्हें करना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी नमन करेंगे। दोपहर 2 बजे मिलर हाई स्कूल में स्वागत समारोह रखा गया है और शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। शाम के 7:30 बजे सांसदों और विधायक से नितिन नवीन मिलेंगे। तो नितिन नवीन के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। भव्य स्वागत होगा और एयरपोर्ट से लेकर के कार्यालय तक ये तैयारी कर रखी गई है। अलग अलग कार्यक्रम में आज शामिल होना है नितिन नवीन को। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना आगमन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आ रहे हैं और उसके पहले जो स्वागत की तैयारी है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में यहाँ पर स्वागत के लिए इस जगह को सजाया गया है। बड़ा सा मंच है जिस पर अभिनंदन होगा और साथ ही साथ पटना हवाई अड्डा से लेकर के मिलर स्कूल के इस ग्राउंड तक जगह जगह बेली रोड में नितिन नवीन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभिनंदन समारोह होगा। नितिन नवीन के साथ साथ बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं। चूंकि पूरे बिहार से पार्टी के नेता यहाँ आज पहुंच रहे हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। कुंतल जी, बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है कार्यकारी अध्यक्ष के लिए? बिल्कुल, आज हमारे लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के युवा अध्यक्ष हमारे अपने नितिन नवीन जी पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पटना आ रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक दिन है और इसीलिए तैयारी उसी तरीके की है। तैयारी भी ऐतिहासिक है। एयरपोर्ट से मिलर स्कूल ग्राउंड तक लगभग 5 किलोमीटर का ये जो सफर है ये रोड शो की शक्ल में तय किया जाएगा। यहाँ पे हमारे कार्यालय से लेकर के यहाँ तक हमारे 30,000 देवतुल्य कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और पूरी की पूरी बीजेपी। और आप देखें, यहाँ तो सिर्फ बीजेपी का माहौल नहीं है, आप पटना शहर में घूम के देखें, पूरा पटना शहर तैयार है नितिन जी के स्वागत के लिए। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचेंगे। पूरे शहर में सिर्फ बैनर पोस्टर ही नितिन नवीन के नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐतिहासिक दिन है, खुशियों का दिन है। ऐसा त्योहार जीवन में बहुत लोगों के लिए पहली बार आया है। कम से कम हम बिहार वासियों के लिए तो जरूर पहली बार आया है। ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार का बेटा, बिहार के माटी का लाल कोई आज भारतीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है बिहार के लिए, भारत के लिए और पटना वासियों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा। कड़ाके की ठंड में भी जो बीजेपी के नेता हैं वो तैयारियों में लगे हैं और वाकई तैयारी हो भी क्यों ना, क्योंकि एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ से की जाएगी कि जिस तरीके से बिहार के नेता को, नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो जब वो बिहार आ रहे हैं तो ये पूरे देश में मैसेज देने की एक बीजेपी की बड़ी कोशिश है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, नितिन नवीन का पटना में आज का पूरा कार्यक्रम है वो भी आपको हम एक एक करके समझाते हैं कि किस तरीके से शेड्यूल रखा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो 1:05 पर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन नितिन नवीन करेंगे और उसके बाद से जब 1:05 के बाद से 1:50 का समय रखा गया है जब बेली रोड में नितिन नवीन होंगे और 1:50 पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1:50 के बाद से देखिए क्या कार्यक्रम है। तो 2:05 पर आयकर गोलंबर पर होंगे नितिन नवीन और यहां जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम कार्यक्रम को समझें तो देखिए 2:15 पर वीरचंद पटेल मार्ग, जहां पर एक बड़ी तैयारी कर रखी गई है और मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन समारोह नितिन नवीन के लिए रखा गया है। इसके साथ साथ बात अगर करें 4 बजे की तो राजभवन पहुंचेंगे नितिन नवीन और राजभवन में यहां राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है। इसके साथ साथ 7:30 जब शाम का वक्त होगा और अटल सभागार में मौजूद होंगे नितिन नवीन और अटल सभागार में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी, यानी कि बीजेपी कार्यालय में होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। तो देखिए, देश की चुनावी व्यवस्थाओं पर और एक बार फिर से राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है वो फिर से सुर्खियों में है। राहुल गांधी पर लगातार ये आरोप भी लगता आता है कि जब भी वो विदेश की धरती पर होते हैं, भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो विवादित हो जाती है, आपत्तिजनक हो जाती है, और इससे परहेज करने की नसीहत भी लगातार जो बीजेपी के नेता हों, सत्ता पक्ष के नेता हों, वो देते हैं। तो देखिए, बर्लिन में राहुल ने क्या कहा है उसे भी समझ लीजिए। तो भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमेशा कहते हैं वो, और इसी को लेकर के बीजेपी इनके ऊपर हमलावर भी रहती है कि आप दूसरे देशों में जाते हैं, अपनी देश के बारे में ऐसी बातें करते हैं। देश की चुनावी व्यवस्था में भी गड़बड़ी जो है वो बर्लिन में राहुल गांधी ने बता दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहते हैं कि हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है। ईवीएम का रोना जो है वो राहुल गांधी हमेशा विदेश की धरती पर जाकर के रोते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किए, ये भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और राहुल गांधी के जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासी उबाल भी खूब मचता है। और वो कहते हैं कि हरियाणा में एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट डाले। पता नहीं कहां से डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है और किस तथ्य पर राहुल गांधी बात करते हैं, ये देखना होगा। चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। तो जब भी कांग्रेस की हार होती है, जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार जाते हैं तो ठिकरा ईवीएम पर, निर्वाचन आयोग पर जरूर फोड़ देते हैं। सांस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा, ये भी आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। और ये विदेशी धरती पर ये बयान दिए गए। खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल सरकार कर रही है। राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धार्मिक ताकत के इस्तेमाल की भी बात राहुल गांधी ने कही है। तो ये वो पॉइंट से इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को आरएसएस से नफरत है। तो ये वैसे बयान, जो बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। आगे वो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन 10 पॉइंट में हमने समझाया कि कौन कौन सी प्रमुख बातों का उन्होंने जिक्र विदेशी धरती पर जाकर के किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बर्लिन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सियासत भी तेज है। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से भारत की बदनामी के लिए विदेशी दौरे पर हैं। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? On the institutional framework, full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework.
और सुपौल से बड़ी खबर, जहां कोसी बांध के पास भीषण आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। 10 से 12 दुकानें, घर जलकर खाक हो गए। दुकानों में रखा सामान खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सुपौल से बता रहे हैं, जहां देखिए कोसी बांध के पास कैसे भीषण आग लगी है। चारों तरफ आग की लपटें हैं, धुआं है। आग में लाखों की संपत्ति खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दुकानें और इसके साथ साथ कई घर जलकर खाक हो गए हैं। दुकानों में रखा सारा सामान भी खाक हो गया। बिहार में ठंड और कुहासे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं कुहासे की बात कर ले तो विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गया है। पटना शहर कुहासे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर पटना की बिहार में सड़कों की ठंड ने देखिए। लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार की बात कर ले तो तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक कई जिलों में पहुंच चुका है। दूसरी ओर कुहासे से भी आम जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहा है। पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से ही पूरा शहर जो है कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर तक हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि लोगों की चुनौतियां जो है वो ठंड में बढ़ते जा रही हैं और कुहासे का असर रफ्तार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कई ट्रेनें देर से चल रही हैं, हवाई जहाज कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल की घड़ी होती है। एक और ठंड और दूसरी ओर कुहासा। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की परिस्थिति अभी अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। साथ ही साथ जो मौसम का जो उतार चढ़ाव है वो भी अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 4 दिन से सिल्क सिटी शीतलहर की चपेट में है। आज सुबह सुबह शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। ठंड के साथ कोहरे ने रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी है। रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वालों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। पूरे बिहार के साथ सिल्क सिटी भागलपुर भी शीतलहर की चपेट में है। आज सुबह सुबह भागलपुर का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। सिल्क सिटी घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है और जिस तरह से घना कोहरा है तो ऐसे में रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है तो वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। आज मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब ये बस से बदतर होते जा रहा है। मौसम का हाल जो है ना बहुत ख़राब है। हाँ। और यहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा है और पॉल्यूशन है या फॉग है समझ में नहीं आ रहा है और इतना यातायात चल रहा है। हाँ। लोग को गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, लोग को जाने आने में डर लग रहा है। परेशानी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ। लेकिन एक चीज़ थोड़ा फ़ायदा है, अतिक्रमण का लाभ उठ रहा है या हाँ। ट्रैफिक जाम कम है। कम इससे है। फॉग में थोड़ा सा परेशानी कम हो रहा है ड्राइविंग में। आज सिल्क सिटी भागलपुर में जो है वो घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है और लोगों को शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। छपरा में तापमान लगातार गिर रहा है और पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड और कनकनी बढ़ गई है। सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों को 23 तक बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि लोग आगे भी छुट्टी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों की तरह ही छपरा का भी मौसम आज काफ़ी ठंडा है। तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कोहरा भी छाया हुआ है। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। दूर दूर तक जो है विजिबिलिटी सड़क पर काफ़ी कम हो गई है। लोगों का आवागमन काफ़ी कम हो रहा है। लोगों की परेशानियाँ बढ़ती नज़र आ रही है और मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिन लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो छपरा में मौसम का मिजाज काफ़ी ठंडा है और लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
मुंगेर में भीषण कोहरा और कड़ाके की शीतलहरी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। सुबह होते ही शहर घने कुहासे की चादर में लिपट जा रहा है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित है, वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। ठंड से राहत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ड्यूटी जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है और ठंड के कारण जो है निकलना समय पर मुश्किल हो जाता है। कड़ाके की ठंड है, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह पे आग का व्यवस्था होना चाहिए। अभी नया सरकार बनी है, इस सब पर भी ध्यान होना जरूरी है। लोग की व्यवस्था तो दिया गया जुगली वेल और जूली वेल से इधर कहीं नहीं है। कार का व्यवस्था होना चाहिए, लॉ का व्यवस्था होना चाहिए। गायत्री नगर से फतेहाबाद तक या दौलतपुर तक कहीं व्यवस्था नहीं है लॉ का। लॉ का व्यवस्था करना चाहिए, ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में निकलना घर से लोगों को परेशानी होता है। अभी ऐसा समय कर दिया है कि घर से निकलना की बहुत मुमकिन है। लोग निकल कर ठुठर के फिर घर घुस। राज्य में मंदिरों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए सीतामढ़ी के रामायण काल से जुड़े पौराणिक मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात के बाद सीतामढ़ी जिले के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन के निर्देश के आलोक में जितने भी धार्मिक स्थल और पौराणिक स्थल है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सीतामढ़ी का यह प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है, जिसका सीधा संवाद रामायण काल से जुड़ा हुआ है और जो बिहार में चोरी की वारदात हुई है मंदिरों में, उसके बाद से मंदिरों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ी कर दी गई है और जो प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। मंदिर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सभी को दुरुस्त कर दिया गया है और एक सेक्शन फोर्स को यहां पर डिप्यूट कर दिया गया है, जो लगातार मंदिरों की निगरानी कर रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी का यह वही प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है, जहां मान्यता यह है कि माता सीता का यही प्रकटीय स्थल है और यहीं पर प्रत्येक दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। तो बिहार में मंदिरों में चोरी की वारदात के बाद से जो धार्मिक स्थलें हैं सीतामढ़ी जिले की, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दी गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। वैष्णो देवी की यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। 24 घंटे में वैष्णो देवी के दर्शन पूरा करना जरूरी है। 10 घंटे में यात्रा शुरू करना अनिवार्य होगा। तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू होंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया गया है कि 24 घंटे में दर्शन पूरा करना जरूरी है। इसके साथ साथ 10 घंटे में यात्रा शुरू करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यात्रा के नियम बदल गए हैं, चूंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है और ऐसे नियंत्रण कैसे किया जाए इस भीड़ पर, इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला। लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर में ढक दिया है और पर्यटन सीजन में सैलानियों का उत्साह बढ़ा दिया है। दारचामेक से जांसकर सुमदो तक की खूबसूरत तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौल घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को स्वर्ग सा बना दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, जिससे दाचा शिंकुला सड़क और जांसकर समुद्र स्नो पॉइंट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर तरफ बर्फ से ढकी वादियां, पहाड़ और सड़कें नजर आ रही है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। स्नो पॉइंट पर पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों ने बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। किसी ने बर्फ के गोले बनाए तो किसी ने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार फोटो सेशन किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। बर्फ से ढकी घाटी में पर्यटकों ने स्नो एक्टिविटी का जमकर मजा लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे। माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव स्नो देखने को मिली है। आज मेरा बर्थडे भी है तो इट इज वर्थ इट। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्नो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नो मिला है। कल तक हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग आना वेस्ट होगा, फाइनली स्नो मिल गया और इसी के लिए हम लोग आए थे।
तो फाइनली सबसे ज़्यादा मन इनका था, तो मिल गया बस, नहीं तो अगली नेक्स्ट टाइम आना था, लेकिन इस बार में हो गया तो बहुत अच्छा लगा। पर्यटकों ने इस यादगार अनुभव के लिए जिला प्रशासन और बीआरओ का खास रूप से आभार जताया। समय पर सड़क बहाली, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा इंतजामों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी बिना किसी परेशानी के लाहौल घाटी तक पहुंच पाए हैं। मौसम ने करवट बदलते ही घाटी में ठंड का असर भी तेज कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। सड़क मार्गों पर फिसलन बढ़ने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। Hello ji, we are from Hyderabad and this is our first time experiencing this much snow. Hyderabad never experienced this much, and we was promised to go to Shankila, but still this place is good, and there's lot more snow coming now, and it's best time to watch here. I prefer everyone to come here and enjoy the Manali view. Yes, we really enjoyed it. We definitely recommend to come here and enjoy yourself. इस बर्फबारी ने किसानों और बागवानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। लंबे समय से मौसम में बदलाव का इंतजार कर रहे किसानों को उम्मीद है कि बर्फबारी ग्लेशियर, जल स्रोतों, सेब और अन्य बागवानी फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। समय पर हुई बर्फबारी को आने वाले सीजन के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।